हिंदू और मुस्लिम बहू का ससुराल में पहला दिन। शकीना अपने माँ मरियम के साथ शादी में आई थी, जहाँ अपनी सहेली का निकाह होता देखकर उसकी आंखों में भी शादी के सपने उभर आए। आज हम घर जाकर अम्मी से हमारे और शुभ के निकाह की बात कर लेंगे। इसके बाद शकीना अपनी माँ मरियम के साथ घर आकर उसके सामने अपनी और शुभ की शादी की बात रखती है, जिसे सुनकर मरियम कहती है, या अल्लाह शकीना, तुम होश में तो हो। एक मुस्लिम होकर एक हिंदू से निकाह करने का ख्याल तुम्हारे जहन में आया भी कैसे? हमारा मजहब उनके धर्म से बिल्कुल अलग है। अम्मी जान, क्या मजहब मोहब्बत से बढ़कर है और कलमा में हमें मोहब्बत करना सिखाते हैं? फिर क्यों अल्लाह के बंदे होकर भी हमारे जहन में धर्म और जात पात को लेकर इतना भेदभाव भरा हुआ है? जिद छोड़ दो सकीना, वरना तुम्हारी जिद तो खानदान का खून बहा देगी। और क्या तुम्हारा हिंदू ससुराल तुम्हें कबूल करेगा? कभी नहीं। इसलिए अपनी आंखों में बसे ख्वाबों को मिटा डालो, क्योंकि इनका कोई वजूद नहीं। फिर शकीना अपने कमरे में जाकर सारी रात फूट फूट कर रोती हुई कहने लगी, या अल्लाह, आप तो हमारे दिल का हाल देख रहे हैं। हम शुभ को भुला नहीं सकते, हमें माफ कर दें अम्मी जान, मगर हम शुभ के सिवा किसी के नहीं हो सकते। ऐसा कहते हुए शकीना उदासी का बोझ लिए सो जाती है। वहीं शुभ के परिवार में शादी का माहौल छाया हुआ था। पूरे धूमधाम से उसके बड़े भाई जय की शादी कुमकुम से हो गई थी। तभी सास गंगा अपनी हिंदू बहू का गृह प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी। वहीं शुभ सकीना के साथ दरवाजे पर आ खड़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। राम राम राम। अरे ओ मुसलमानी, दूर हट मुझसे। शुभ, ये तू शादी के शुभ घड़ी पर इस लड़की को क्यों लाया है? माँ, शकीना मेरी बीवी और इस घर की बहू है। ये सुनकर आसपास के खड़े लोग आपस में फुसफुसाना शुरू कर देते हैं। वहीं गुस्से में आकर गंगा अपनी नई नवेली मुस्लिम बहू को दरवाजे पर ही सुनाना शुरू कर देती है। नास पीटी मरजानी मुसलमानी, तूने इस माँ से मेरा बेटा छीना है। तू कभी खुश नहीं रहेगी, ये मेरी बद्दुआ है। और मेरी एक बात तू भी सुन ले शुभ, मैं मरते दम तक इस मुसलमानी को अपनी बहू कभी नहीं मानूंगी। इसके बाद गंगा अपने हिंदू बहू का गृह प्रवेश कराकर बड़े ही प्यार से ससुराल में उसका स्वागत करती है। आजा मेरी बहू, अपने शुभ कदम इस आलते की थाली में डालकर इस घर में छाप छोड़ दे। जी माँ जी। अपनी सास को ऐसा फर्क करता देखकर सकीना फूट फूट कर रोते हुए कहती है, शुभ, अम्मी जान ने हमें ठुकरा दिया सिर्फ इसलिए कि हमारा वजूद हिंदू ना होकर मुस्लिम है। शकीना, तुम रो मत, भगवान पर भरोसा रखो, उसकी दया बड़ी है, देखना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह होते ही शकीना सूरज उगने से पहले उठकर नमाज अदा करती हुई कहती है, या अल्लाह, आज ससुराल में हमारा पहला दिन है। अपनी पाक रोशनी हम पर बनाए रखना ताकि हम अम्मी जान का मन जीत सके। नमाज पढ़कर शकीना साफ सफाई करके रसोई में आती है। तभी कुमकुम भी 16 सिंगार में सज धज कर किचन में आकर चमचागिरी करती हुई अपनी सास गंगा के पांव छूती है। प्रणाम माँ जी। जुग जुग जियो बहू, सदा सुहागन रहो। कुमकुम बहू, आज ससुराल में तेरा पहला दिन है और तुझे तो पता है कि हमारे हिंदू धर्म में बहू को घर की लक्ष्मी माना जाता है। इसलिए अब जल्दी से अपने शुभ हाथों से मीठी खीर बनाकर चूल्हा पूजन कर दे और खाने में तेरा जो मन हो वो बना देना। जी ठीक है माँ जी। अम्मी जान, आज हमारा भी ससुराल में पहला दिन है, हम क्या बनाएं? अरे तू मुसलमानी नहीं, मांस मच्छी के सिवा और क्या बनाएगी? इसलिए मेरा किचन अशुद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। जहाँ आंगन में मिट्टी का एक चूल्हा बना हुआ है, तेरी जगह वही है। इस तरह गंगा के कहने पर शकीना को दुख भरी गर्मी में आंगन में मिट्टी के चूल्हे का धुआं सहकर खाना बनाना पड़ा। वहीं उसकी जेठानी कुमकुम बड़े ही मजे से रसोई की ठंडक में खाना बनाती हुई अपनी मुस्लिम देवरानी को चिढ़ाते हुए कहती, हे माता रानी, बेचारी मेरी मुस्लिम देवरानी धूप में खाना बनाकर कैसे पसीने से भर गई है। मगर अच्छा है, तुम जैसे ढीठ लोगों की अकल ठिकाने लगाने का यही तरीका है। कम से कम इसे अपने धर्म के बाहर गुल खिलाने की आदत तो छूटेगी। हाँ। कुमकुम शकीना पर तीखे ताने का वार करके चली जाती है। जिसके बाद दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं पहली रसोई में बनाया गया खाना मेज पर परोसती हैं। मगर जैसे ही सास मुस्लिम बहू के हाथों बनी बिरयानी को देखती है तो उसे उठाकर फर्श पर फेंकते हुए बोलती है, दो कौड़ी की मुसलमानी, तेरी ये मजाल कि तू हमारे खाने की मेज पर मांस मच्छी रखे। तूने सोचा भी कैसे कि तेरे हाथों का पकाया हुआ खाऊंगी? अरे तुम मुसलमानों के हाथों का पानी पीना भी हम हिंदुओं के लिए पाप है, पाप। बस बहुत हो गया, अब मैं तुझे इस घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। ऐसा कहकर गंगा अपनी मुस्लिम बहू को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। रुक जाइए,
मैं अम्मी जान, खुदा के लिए हमें घर से ना निकाले। इतने में शकीना की आंख खुल जाती है और उसका सपना टूट जाता है। तभी उसकी माँ मरियम मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोलती है, शकीना, शुभ के परिवार वाले शगुन लेकर आए हैं, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सुनकर शकीना खुशी से भर गई, मगर सपने में ससुराल में सहे गए अत्याचारों का डर उसके दिल में भरा हुआ था। शकीना ने खुशी से शुभ के परिवार वालों के पैर छुए। जीती रहा बेटी। बेटी, ये शादी का जोड़ा और मेहंदी हल्दी है, बस जल्दी से बहू बनकर मेरे घर आ जाओ। और एक बात बहन जी, शकीना और शुभ की शादी हिंदू मुस्लिम दोनों ही रीति रिवाज से होगी, ताकि दुनिया भी देख सकेगी एक विवाह ऐसा भी जहां मजहब की दीवार नहीं होगी। इसके बाद बड़े ही धूमधाम से शुभ और शकीना के साथ कुमकुम और जय की शादी होती है, जिसके बाद गंगा कुमकुम का स्वागत करती है। और जैसे ही गंगा अपने मुस्लिम बहू का स्वागत करने को आगे बढ़ती है, नई नवेली दुल्हन कुमकुम अपनी सास के हाथों से आरती की थाली लेकर कहती है, माँ जी, शकीना का स्वागत उसकी हिंदू जेठानी के हाथों होगी। कुमकुम खुशी के साथ शकीना को तिलक लगाकर उसकी आरती उतारती है। आओ मेरी बन्नो रानी, अपने दाहिने पैर से इस चावल के कलश को इस घर में बिखेर दो। इस तरह पूरा हिंदू ससुराल मिलकर ससुराल में मुस्लिम बहू का स्वागत करता है, जिससे मुस्लिम बहू के मन में खुद के ठुकराए जाने का डर मिट जाता है। अगले दिन शकीना सुबह उठकर घर की साफ सफाई कर रही होती, तभी उसकी सास और कुमकुम रसोई में आते हैं और मुस्लिम बहू को बर्तन मांजता देखकर सास कहती है, अरे ये क्या शकीना बहू, तू इतनी सुबह उठकर काम क्यों कर रही है? वो अम्मी जान, आज ससुराल में हमारा पहला दिन है ना, बस इसलिए। ससुराल में पहला दिन तो मेरा भी है मेरी प्यारी शकीना, चलो साथ मिलकर काम करते हैं। दोनों हिंदू मुस्लिम बहुएं बिना किसी खटपट के खुशी के साथ सारा काम खत्म करती हैं। उतने में ससुर रसोई में आकर कहता है, शकीना बहू, मुझे ना तेरे हाथों की मीठी सेवइयां खानी है, इसीलिए आज तो पहले रसोई में वो जरूर बनाना। जी अब्बू जान। जहाँ एक तरफ हिंदू बहू पहली रसोई में खीर बनाती है, वहीं मुस्लिम बहू मीठी सेवइयां बनाती है, जिसके बाद सारा परिवार बहू के बनाए खाने को खुश होकर खाते हैं। भाई वाह, शकीना ने क्या स्वादिष्ट सेवइयां बनाई हैं। अरे खाते ही मुंह में घुल मिल जा रहा है। वैसे भैया, भाभी ने भी कमाल की खीर बनाई है। कुमकुम बहू, ये ले तेरा शगुन। और शकीना बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। जहाँ एक तरफ गंगा ने अपने हिंदू बहू को शगुन के तौर पर गीता दी, वहीं सुखदेव ने शकीना को शगुन के तौर पर गीता और कुरान दोनों दी, जिसे देखकर मुस्लिम बहू का मन भराया। शुक्रिया अब्बू जान, काश की ससुराल का हर घर आंगन ऐसा हो जाए तो फिर मजहब का कलेश मिट जाएगा। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला है, जो मुझे इतनी तवज्जो देता है। शकीना ने अपने सपने में जो कुछ भी देखा, असल में उसके ससुराल वालों का स्वभाव स्नेह से भरा था। ये रिश्तों में बंधा प्यार ही तो था, जो कि एक ही घर आंगन में हिंदू और मुस्लिम बहुएं घुल मिल कर रह रही हैं। शेफाली मॉडर्न ख्यालातों की थी, बिल्कुल अपने ससुराल वालों से अलग, और वो 8 महीने की गर्भवती थी जो कि एक्सरसाइज कर रही थी। तभी सास सरिता कहती है, अरे शेफाली बहू, ये तू क्या कर रही है? जानती है ना फिर 8वां महीना चल रहा है, कहीं बच्चे को कुछ हो गया तो? तुझे इतनी मुश्किल एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। माँ जी, आपको आजकल के लाइफस्टाइल का कुछ नहीं पता। आज की औरतें जो प्रेग्नेंट होती है वो इसी तरह एक्सरसाइज करती है, और ये बच्चे की सेहत के लिए अच्छा होता है। माँ जी, बेटा, बच्चे की सेहत का ख्याल रखना है तो तू पहले सुबह शाम बैठकर आराम कर लिया कर, इससे भी बच्चा स्वस्थ रहेगा। अनुलोम विलोम करेगी तो अच्छा होगा। मैंने अपने समय में ऐसा ही किया था, इसलिए तो युवराज इतना हष्ट पुष्ट पैदा हुआ था। व्हाट? ये अनुलोम विलोम क्या है माँ जी? अरे ऐसे सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। अच्छा, वो ब्रीथिंग एक्सरसाइज। ठीक है माँ जी, ये कर लूंगी मैं। पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं अपने बच्चे के लिए गलत चीजें करती हूँ। मैं भी उसका अच्छा भला सोच सकती हूँ माँ जी। नहीं बेटा, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था। तुझे जो करना है कर ले, लेकिन आराम से, ज्यादा लोड वाली चीजें मत कर। तभी नंद, अक्षरा और पति युवराज आकर कहते हैं, शेफाली देखो, मैं तुम्हारे लिए आम का अचार लेकर आया हूँ। खत्म हो गया था ना, और तुम्हें चाहिए था। और भाभी, मैं आपके लिए और अपने छोटे बाबू के लिए ये फ्रूट्स लाई हूँ, इसे खा लीजिए, ताकि मेरा भतीजा या भतीजी जो भी होंगे बहुत स्ट्रांग होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल युवराज, पता है मेरा भी आम का अचार खाने का मन कर रहा था, लेकिन अब खाने के साथ खाऊंगी। फिलहाल फ्रूट खा लेती हूँ।
ये कहकर शेफाली फ्रूट खाती है। घर के सभी लोग शेफाली से बहुत प्यार करते थे, उसका ख्याल रखते थे। कुछ दिन और बीत जाते हैं और शेफाली का डिलीवरी का टाइम आ जाता है और वो जोर से चिल्ला रही होती है। आह, युवराज, युवराज, जल्दी हॉस्पिटल चलो, हमारा बेबी आने वाला है। हाँ माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है। हाँ हाँ, हम चल रहे हैं। अब तुम शांत हो जाओ और सांस लेती रहो, परेशान बिल्कुल मत हो शेफाली, हम हैं साथ में। अक्षरा बेटा, बहू का सारा जरूरी सामान बैग में भर ले और हॉस्पिटल चल। और तेरे पापा जी कहाँ हैं? वो मम्मी पापा दफ्तर से ही वही पहुंच जाएंगे। ये कहकर जब वो हॉस्पिटल जाते हैं तो नर्स उन्हें शेफाली की कंडीशन देखकर सी सेक्शन का कहती है। ये बात सुनकर सास कहती है, नहीं नहीं, मैं अपनी बहू का ऑपरेशन नहीं करवा सकती, उसका पहला बच्चा है। घर चलो, हम दाई माँ को बुला लेंगे। अभी वक्त है बहू की डिलीवरी होने में, घर वापस चलते हैं। माँ ये क्या कह रही हो आप? हाँ, उसकी हालत तो देखो, बच्चा कभी भी आ सकता है। बेटा, तेरी माँ सही कह रही है, बहू को ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। पापा जी, मेरा बच्चा और मैं तकलीफ में है और आप दाई माँ के हाथ सौंपेंगे हमें? हम हॉस्पिटल से वापस घर जाएंगे। नहीं नहीं। मम्मी जी, अब पापा जी को समझाओ जरा, अपना देहाती रूप यहाँ भी दिखा रहे हैं। माँ पापा, आप समझते क्यों नहीं हो? हाँ बेटा, तू नहीं समझ रहा है, मैं जो बोल रही हूँ सही कह रही हूँ। इन लोगों ने तो पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। 2 मिनट में ऑपरेशन के बाद कह देते हैं। तकलीफ तो बहू को होगी ना। हम घर जा रहे हैं बस। ये सुनते ही शेफाली दर्द में बेहोश हो जाती है। सरिता अपनी बेटी से कहकर जल्दी से दाई माँ को घर से बुलाती है और वो लोग घर पहुंचते हैं, जहां दाई माँ पुराने तौर तरीके से सुरक्षित शेफाली का बच्चा इस दुनिया में लाती है। कुछ देर बाद शेफाली को होश आता है तो वो अपने छोटे से बेटे को गले से लगा लेती है। मेरा बच्चा इस दुनिया में आ गया, बिल्कुल मुझ पर और पापा पर गया है। ये क्या, मैं घर पर हूँ? माँ जी, आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती क्या? आप इतने नाजुक मोड़ पर ऐसे फैसले कैसे ले सकती हैं? बहू, तेरा बच्चा नॉर्मल तरीके से हुआ है। तेरी सेहत का ख्याल है मुझे, इसलिए मैंने तेरी चिंता करते हुए ये फैसला लिया है। पता नहीं तुझे गलत क्यों लग रहा है, मैं तेरी दुश्मन थोड़ी हूँ। ये सब मैंने तेरे पहले बच्चे के लिए किया है। हाँ भाभी, माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप और मेरा भतीजा दोनों ठीक है। देख लिया मैंने आज आप लोगों को। आपका देहातीपन पीछे ही नहीं छूट रहा। जमाना आगे बढ़ गया है और आप पुरानी चीजों में उलझे हैं। 1 हफ्ता बीत जाता है। सरिता शेफाली के पास आती है और बच्चे को उसकी गोद में लेकर काला टीका माथे पर और हाथ पैरों में काला धागा बांध देती है। ये देखकर शेफाली कहती है, ओ माय गॉड माँ जी, आप काला जादू कर रही है मेरे बच्चे पर। क्यों लगाया ये सब? पूरा मेरे गोरे से बच्चे को काला कर दिया टीका लगा लगा कर। और ये धागा पहनने से मेरे बच्चे को घुटन महसूस हुई तो उतार दीजिए इसे। नहीं बहू, ये सब तो हमारे लड्डू के लिए किया है मैंने, ताकि उसे नजर ना लगे। सबकी नजर से बचाने के लिए तो मैंने उसे काला टीका और धागा बांधा। और ये तो सब बच्चे पहनते हैं, चाहे कोई कितना भी मॉडर्न माता पिता हो, वो भी अपने बच्चे को ऐसे ही सुरक्षित रखते हैं। रखते होंगे माँ जी, पर मेरे ये सब ख्यालात नहीं है। अरे बाहर विदेश में भी बच्चे होते हैं तो उनको ऐसे काला कर देते हैं या उनके कमर हाथ पैरों में गले में काला धागा डाल देते हैं। मेरा बच्चा सुरक्षित कम और साधु बाबा ज्यादा लग रहा है। शेफाली, तुम तो हर छोटी बात को कहां से कहां ले जाती हो। ये हमारे बच्चे के लिए ही तो है। हाँ, जाने दो ना यार, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं हुई। देखो तो कैसे खुश होकर हंस रहा है। हाँ, हे डैडी का बच्चा, डैडी का बेटा, आबू। ये कहकर युवराज अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है। वहीं दूसरे पल सरिता अक्षरा के साथ अपने बेटे के कई साल पुराने बचपन के कपड़े निकालकर अपनी बहू को देते हुए कहती है, अरे शेफाली बेटा, ये ले, ये तू हमारे लड्डू को पहनाना, उसके लिए अच्छे रहेंगे। पता है, ये कपड़े युवराज के बचपन के हैं। व्हाट? इतने साल पुराने कपड़े माँ जी, आप मेरे पहले बच्चे को पहनाएंगी? उसकी किस्मत इतनी गई गुजरी नहीं है कि वो अपने बाप के पुराने कपड़े पहने। माँ जी, मैं उसके लिए नए कपड़े लाई हूँ, वही पहना दूंगी। नहीं बेटा, ये कपड़े उसके लिए आरामदायक है, पुराने हैं, मुलायम है। तू नए कपड़े पहनाएगी तो वो उसे छू लेंगे। बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं नए कपड़े में। माँ जी, आप अपनी पुरानी सोच अपने पास रखिए। ये ले बहू, उसे शहद चटा देना, खास गांव से मंगवाया है। आप दोनों तो जो करते हो मेरे बच्चे के लिए अच्छा ही करते हैं। 4-5 महीने गुजर जाते हैं। शेफाली अपने बच्चे को ज्यादा देर ससुराल वालों के पास नहीं रहने देती थी।
ना ही वो अपने बेटे की मालिश सरिता को करने देती थी, ना ही पुराने कपड़े पहनाती थी, ना ही उसे दाल का पानी पिलाने देती थी। वो सब कुछ अपने मॉडर्न तरीके से करती थी। ऐसे ही एक रात लड्डू बहुत परेशान होता है। वो बच्चा चुप ही नहीं होता। तभी शेफाली कहती है, ये चुप क्यों नहीं हो रहा? लड्डू बेटा, माँ जी देखिए ना, चुप नहीं हो रहा, बहुत देर से रोए जा रहा है। मैं इसे हॉस्पिटल ले जाती हूँ। मैंने भी इसे चुप कराकर देख लिया, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। इसे जरूर कोई तकलीफ है, हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए शायद। तूने इसे कैसे कपड़े पहना रखे हैं? पहले तो ये चेंज कर दे, क्या पता इस वजह से रो रहा हो। मैंने कहा था ना मुझे मालिश करने दे, तूने करने नहीं दी। देख लिया कितना कमजोर लग रहा है ये। फिर से आपकी वही वाली बातें शुरू हो गई। युवराज, आप जल्दी डॉक्टर के पास चलिए। शेफाली अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाती है, जहाँ सरिता और युवराज भी जाते हैं। डॉक्टर बच्चे के चेकअप करने के बाद कहता है, लगता है शेफाली जी आप बच्चे के साथ लापरवाही कर रही हैं। उसे ठीक से कुछ खिला पिला नहीं रही हैं। देखिए आपने कपड़े कैसे पहनाए हैं, उसके शरीर पर रैशेज हो गए हैं। और आप अपने बच्चे की मालिश वगैरह नहीं करते हो क्या? हाँ, सरसों के तेल से देखिए बच्चा कितना कमजोर हो रहा है। बच्चे की रोज मालिश होती है ना? इस तरह से उसमें अपने आप ही जान आ जाती है। आपको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। माता जी, आप अपनी बहू को कुछ कहती नहीं हो क्या? मेरा बच्चा मेरी वजह से तकलीफ में है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बच्चे का ख्याल रखूंगी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपकी एक भी बात नहीं मानी। इसी वजह से मेरा बच्चा इतना परेशान है। मैं तो कहता था, लेकिन तुम ही माँ की बात नहीं सुनती थी। अब जो हो गया सो हो गया। फिलहाल लड्डू के बारे में सोचो और घर चलो। डॉक्टर साहब, कोई दवाई तो नहीं देनी है ना? नहीं, कोई दवाई नहीं देनी है। आप अपने पोते का ख्याल रखोगे तो वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। ये सुनकर सब लोग घर आ जाते हैं। फिर सरिता अपने पोते की नजर उतारती है। शहद चाटकर बच्चा शांत हो जाता है और अपनी दादी दादा के साथ खेलने लगता है। तब से शेफाली अपनी सास की बात मानती है और लड्डू स्वस्थ रहता है।